बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दूसरे सदस्यों से घिरे रहकर जीने का फैसला किसी सभा में नहीं लिया जाता, ना ही वो किसी अकेले जानवर का फैसला होता है। असल में ये कोई फैसला होता ही नहीं है, बल्कि ये तो नतीजा है, वो भी अलग अलग कारणों का। बहुत बड़े बड़े झुंडों में इकट्ठा होना कुछ प्रजातियों के लिए अच्छा हो सकता है, जिससे उन्हें नुकसान की तुलना में फायदा ज्यादा होता है। मगर क्योंकि किसी चीज से सबका फायदा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी गंभीरता से सोच विचार किया गया होगा। ये धारियां होने जैसा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ज़ीब्रास ने खुद चुना है। यहाँ कोई भी अपनी खुद की मर्जी नहीं चला रहा। हर एक ज़ीब्रा अपने आसपास धारियों को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। एक ऐसी चीज जो बचाव का काफी असरदार तरीका है, जिसकी वजह से शेर पता नहीं लगा पाते कि एक ज़ीब्रा कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। हर ज़ीब्रा अपने आसपास और ज़ीब्रास के होने से सुरक्षित महसूस करता है। कभी कभी इनकी ये चाहत इन्हें दूसरे झुंडों में शामिल होने के लिए मजबूर कर देती है, जैसे एंटीलोप या विल्डेबीस्ट। इनमें से कईयों को भीड़ में रहने से दिलासा मिलता है। मानिए जैसे ये सोचते हो कि मैं वो बदनसीब नहीं हूं जो शिकार बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। लाखों सालों तक शेरों का सामना करने के बाद ज़ीब्रास अलग रहने की तुलना में एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं। हालांकि ऐसा अलग अलग मामलों में होता है। शायद उनके कुदरती ठिकाने में कुछ हुआ होगा। मिसाल के तौर पर भयंकर सूखा और झुंड को छोड़कर अकेले रहने का फैसला करने वाले जानवर इसलिए जिंदा बच जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी नहीं ढूंढना पड़ता। ज़ीब्रा या अफ्रीकन बफेलोज के बड़े झुंड की जरूरतें भी बड़ी होती हैं। झुंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा चारागाह जमीन की तलाश करनी होगी। उससे भी ज्यादा मुश्किल, जिंदा रहने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पानी तक पहुंच बनानी होगी। जो काम करने लायक महसूस होता है, उसके विपरीत अफ्रीका के खुर वाले बड़े जानवर एक ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं जो अक्सर सूखे का शिकार हो जाता है। अकेले जानवरों के लिए एक झुंड बनाना उन्हें सीमित कर सकता है, पर ऐसा है नहीं। उनके दिख जाने की बात करें तो शेरों के लिए उन्हें देखना तब बहुत आसान होता है जब वो बड़ी संख्या में एक जगह पर होते हैं। हालांकि इनका पीछा करना आसान है, पर उनमें से किसी एक का शिकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्टार्लिंग से उलट बफेलो जवाबी हमला करके खुद का बचाव कर सकते हैं। इनका अपना इलाका होता है और जब ये अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं तो इनमें और ज्यादा हिम्मत आ जाती है। ये सभी बहुत बड़ा खतरा उठाते हैं। माता पिता बनने से पैदा होने वाले हार्मोन्स की वजह से हम सभी को थकान और डर कम महसूस होता है। जाहिर है बच्चों को झुंड में रहने से फायदा होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुरक्षित रहकर झुंड के बीच में सफर करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो वयस्कों के अनुभव से सीख सकते हैं। झुंड की अगुवाई करने वाले सदस्यों से, ये सबसे माहिर जानवरों से सीखते हैं। तेंदुए और शेरों के बच्चों की मृत्यु दर उनके शिकार बनने वाले जानवरों के बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। एक झुंड में रहना 3 गुना तक ज्यादा सुरक्षित होता है, खासतौर से बफेलोज के मामले में। इनमें नर और मादा दोनों के बड़े बड़े सींग होते हैं और दोनों ही जानते हैं कि उनका इस्तेमाल अपने दुश्मन को घायल करने के लिए कैसे करना है। हालांकि ऐसा सिर्फ बहुत खास हालात में ही होता है। एक झुंड में शिकार करने वाले शेरों के लिए शक्तिशाली बफेलो एक आम शिकार है, उनके सींगों के बावजूद। ये सोचना सही लगता है कि अगर कोई तेंदुआ उसके पीछे हो तो एक एंटीलोप अपने सींगों से अपना बचाव कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करते। जैसे हजारों लाखों स्टारलिंग्स एक अकेले बाज पर जवाबी हमला नहीं करते, सींग वाले जानवर भी अपने तलवार जैसे नुकीले अंगों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके दिमाग में वो ख्याल ही नहीं आता कि मेरे सर पर 2 नुकीले हथियार हैं जिनका इस्तेमाल मैं लड़ने के लिए करता हूं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल अपने शिकारी के खिलाफ भी करूं।
ये विचार जो इतना साधारण लगता है, उसका नतीजा होगा बहुत सारे बुरी तरह से घायल तेंदुए, और वो बड़ी बिल्लियों को, गजल और पुकू जैसे जानवरों को अकेला छोड़ने के लिए सोचने पर मजबूर होने के लिए काफी होगा। लेकिन इन जानवरों के पास इतनी समझदारी नहीं होती कि इस तरह की चीजों का आकलन कर सकें। उनके बचाव का तरीका है एक साथ रहना और चौकन्ना रहना, जहां बहुत सारे जानवर निगरानी कर रहे होते हैं ताकि उन पर अचानक हमला ना हो। एक झुंड में बहुत सारे सदस्य नजर रखते हैं, हालांकि इनमें से हर किसी को सिर्फ अपनी ही सुरक्षा की चिंता है। फिर भी इन झुंडों में एक नई प्रतिक्रिया ने जन्म लिया है जो पूरे झुंड के लिए अच्छी है और झुंड में एक तरह की जागरूकता दिखाता है। जब किसी पुकू को लगता है कि कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो भागकर अपनी जान बचाने और झुंड को शिकारी के रहम पर छोड़ने के बजाय वो शोर मचा देता है, जिस वजह से पूरा झुंड एक ही दिशा में देखने लगता है। हो सकता है कि इन एंटेलोप्स में बहुत ज्यादा विकसित व्यक्तिगत समझ ना हो, लेकिन साफ तौर से इस हरकत का मकसद झुंड के जीन्स की रक्षा करना है। शायद पुकू न चाहते हुए भी बाकियों को सचेत कर देते हैं, बल्कि उनकी मंशा होती है तेंदुए को बताना कि ओए, मैंने तुम्हें देख लिया है, तो अच्छा होगा तुम मुझ पर हमला करने का इरादा छोड़ दो। ये एंटेलोप पहले ही डर के मारे अधमरा हो चुका है, लेकिन तेंदुए का हमला नाकाम हो गया और अब इन्हें बिल्लियों से डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो उन्हें देख चुके हैं। ये जानते हैं कि अचानक हमला किए बिना तेंदुआ इनका शिकार नहीं कर सकता। और क्या, जब कोई एंटेलोप शिकारी को सुरक्षित दूरी से देख लेता है और उसे पता है कि हमलावर पहले नाकाम हो चुकी कोशिश की वजह से थक चुका है, तो अक्सर वो कुछ ऐसा करता है जो चिढ़ाने वाली हरकत जैसा लगता है। जैसे वो तेंदुए से कह रहा हो, मैं तो एकदम फिट हूं, मेरी मांसपेशियां बहुत अच्छी हालत में हैं, तो आज तुम कुछ भी करके मेरा शिकार नहीं कर सकते। इस तरह का बर्ताव बहुत जल्दी फैलता है। शायद ये एक दूसरे का साथ देने का एक तरीका है। ये कूदते हैं और दौड़ लगाते हैं जैसे अपने शिकारी का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इनके लिए ये सिर्फ कुछ राहत पाने का तरीका है, अपने डर से पीछा छुड़ाने का तरीका। अंधेरा होने के बाद इनका मुकाबला फिर एक दूसरे से होगा। जानवर अक्सर अपने साथियों से घिर कर रहना पसंद नहीं करते। असल में ज्यादातर जानवर अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवरों के प्रति दुश्मनी भरा रवैया रखते हैं, और उससे भी ज्यादा अपने खुद के झुंड के सदस्यों के प्रति। उन्हें सबसे ज्यादा जिस चीज का डर होता है वो ये कि कोई उनका खाना चुरा सकता है या उनके शिकार के इलाके पर कब्जा जमा सकता है। बिच्छू पूरी दुनिया में सबसे कम सामाजिक जीवन जीने वाले जीव हैं। वो बाकी जानवरों से घुलते मिलते नहीं और वो दूसरे बिच्छुओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो अपने इलाके की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर झगड़ा हो जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका विरोधी उनके शिकार से अलग है। उन्हें यह भी पता चल जाता है कि वो उन्हीं की प्रजाति के हैं, इसलिए वो शिकार करने के तरीके के बजाय एक दूसरे से अलग तरीके से पेश आते हैं। शुरू में तो वो एक दूसरे को अपने डंक मारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो अपने पंजों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अगर इनका मुकाबला किसी शिकार से होता तो इन्होंने अब तक उसमें अपना जहर छोड़ दिया होता। सिर्फ जब इनका मुकाबला टक्कर का होता है और दोनों में से कोई हार नहीं मानता, तो इन्हें अपने जहर और डंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो शुरू में सिर्फ थिरकना था, अब जानलेवा नाच में बदल जाता है।
जो इनमें से किसी एक या दोनों की जान ले सकता है। हमें कल पता चलेगा कि इनमें से किसी को बहुत बार डंक मारा गया है या नहीं, पर फिलहाल तो ये थक गए हैं और ये अलग अलग दिशा में चले जाते हैं ताकि इनके जिंदा बचे रहने की संभावना बनी रहे। एक बिच्छू का छोटा सा दिमाग खतरे को समझ ही नहीं पाता, इसलिए इन आर्थ्रोपॉड्स के पास बचाव का एक तरीका होता है जो उन्हें दूसरी प्रजातियों की मौजूदगी का पता बता देता है। ये एक दूसरे को कुछ इस तरह देखते हैं। इनके एक्सोस्केलेटन्स चांद की अल्ट्रावायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इस तरह ये एक दूसरे से दूरी बनाए रख सकते हैं। हकीकत यह है कि ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट ही देख सकते हैं। बिच्छुओं को बहुत कम नजर आता है और वो भी धुंधला धुंधला, लेकिन ये कमाल के शिकारी होते हैं। अक्सर ये अपने आसपास हो रही गतिविधियों का पता बेहद बारीक बालों से लगा लेते हैं, जिनसे इनका पूरा शरीर ढका होता है, और इन बालों की मदद से ये अपने पास से गुजरने वाले किसी कीड़े की हल्की सी आहट का भी पता लगा लेते हैं। जो बात इस बिच्छू को नहीं पता कि इस बार इसका मुकाबला एक बीटल से होने वाला है जो केमिकल हथियारों से अपना बचाव कर सकता है। ये एक बॉम्बार्डियर बीटल है। ये कुछ खास नजर नहीं आता। असल में ये भी बीटल की 3 लाख और प्रजातियों जैसा ही दिखता है, लेकिन इस बीटल के पेट के आखिरी हिस्से में 2 खाने होते हैं, जिसमें से एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे में क्वाइनाइन नाम का केमिकल होता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो धमाका होता है और गर्मी पैदा होती है। बचाव का यह सबसे गर्मागर्म तरीका है। बिच्छू को कुछ पलों के लिए सदमा लगता है और शायद इसका क्यूटिकल भी हल्का सा जल गया होगा, जबकि बॉम्बार्डियर बीटल बिना घायल हुए अपनी नन्ही सी दुनिया के सबसे बड़े खतरे से बच निकलता है। इस तरह की गेंद पर कोई हमला नहीं करता। यहां तक कि मच्छर को भी कोई जगह नहीं मिलती जहां वो इसे काट सके। शायद अगर कोई मेन वुल्फ अनजाने में आर्मडिलो को पकड़ सके तो कहानी कुछ और ही होगी, लेकिन अगर आर्मडिलो एक बार खुद को बंद कर ले तो इसे भेदा नहीं जा सकता। ये जानवर खुद को पूरी तरह मोड़ कर सोता है। इसे अपने कवच पर इतना भरोसा है कि ये कई घंटों तक सो सकता है। जानवर भी सपने देख सकते हैं और लगता है ये आर्मडिलो मजे से कोई सपना देख रहा है। सिर्फ कुछ ही जीव लगातार इतनी देर तक सो सकते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं होती। उन्हें खाया जा सकता है। एक अच्छे कवच की पहचान ये है कि उसे सख्त होना चाहिए, पर इसी के साथ बहुत आरामदायक भी। इससे चलने फिरने में आसानी होती है, हालांकि बहुत ही ज्यादा सपाट इलाका परेशानी भी खड़ी कर सकता है। बच गया। कभी कभी हम सभी को दिन की शुरुआत करने में मुश्किल होती है। अपने घर को अपनी कमर पर लेकर चलने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, लेकिन विकास के लिहाज से सुरक्षा का यह तरीका काफी फायदेमंद साबित हुआ है और लाखों सालों से इसका इस्तेमाल होता आया है, भले ही इससे चलने के तरीके में कोई फर्क क्यों ना आ जाए। और रफ्तार में भी। जैसा टर्टल्स के मामले में है, सुरक्षा जितनी ज्यादा होगी जानवर उतना ही कम फुर्तीला होगा। सभी तरह के कवचों में से यह सबसे असरदार है और सबसे पुराने में से एक भी। इसका इस्तेमाल सबसे पहले डायनासोर्स के समय से होता आया है।
इनकी पसलियां चौड़ी हो जाती हैं और हड्डीदार प्लेट्स पूरे जानवर को ढक लेती हैं, ऊपर और नीचे। इसका गोल आकार किसी गुंबद की तरह होता है, जो किसी भी जानवर के दबाव को कम करने में मदद करता है जो उसे तोड़ना चाहता है। यहां तक कि शिकारी के पैने दांत भी फिसल जाते हैं और वो कभी इसके ढांचे में छेद भी नहीं कर पाते। बिल्ली का जोश जल्दी ठंडा पड़ जाता है। इसे खाने के लिए कुछ और ढूंढना होगा। पिल बग्स को मस्ती करना पसंद नहीं। ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही इस तरह गोल होते हैं और इन्हें भी कभी कभी फिर से सीधा होने में परेशानी होती है, आर्madillo की तरह। यह हैरानी की बात है कि कैसे सुरक्षा के असरदार तरीके क्रमिक विकास में बहुत दूर के जीवों में भी पाए जाते हैं, जैसे एक मैमल और एक क्रस्टेशियन। ये कोई कीड़ा नहीं है, आपको सिर्फ इसकी टांगें गिननी है और आप देखेंगे कि इसकी 6 से ज्यादा टांगें हैं। मगर ये एक कीड़ा है और एक माहिर शिकारी भी। जिन सूखी पत्तियों में ये रहता है, उन्हीं की तरह दिखकर ये उन पक्षियों या रेप्टाइल से बच सकता है जो इसे खाना चाहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों की जमीन पर ये एक डेड लीफ मैंटिस है। इसकी पोशाक एक अदृश्य ढाल का काम करती है, जिससे इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, खासतौर से इसके दुश्मनों का, और ना ही इसके शिकार इसे देख पाते हैं अगर ये ना हिले तो। दोनों ही वजहों से ये तभी एक कदम उठाता है जब बहुत जरूरी होता है। ये जानता है कि इस तरह इसे कम खतरा होता है और इससे इसे राहत मिलती है, और ये एहसास इसे प्रेरित करता है। पिलबग पास आता है अपने कवच पर भरोसा करके। शायद ये उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है। मैंटिस को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। इसके शिकार का स्वाद तो घास जैसा है। इसके टेस्ट बड्स इसे और चबाने से रोकते हैं। अगर इसने सेल्यूलोज खा लिया तो यह मर जाएगा। पिलबग को हमले का एहसास हुआ, इसलिए वो कुछ पलों के लिए जम सा गया, जो किसी अनजान चीज से सामना होने पर आम प्रतिक्रिया है। अब इसकी प्रवृत्ति इसे खुद को पत्तियों में छिपा लेने के लिए प्रेरित करती है। इसे कभी पता नहीं चलेगा कि यह कितना खुशकिस्मत है, और ना ही इस बात का कि इसके कवच ने इसे मैंटिस का निवाला बनने से बचा लिया। इसी बीच ये मैंटिस फिर कोशिश नहीं करेगा। इसकी प्रवृत्ति इसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये किस्मत है। बचाव के कुछ तरीके साफ नजर आते हैं और हमला करने की इच्छा को भी खत्म कर देते हैं। किसी भी रेप्टाइल, पक्षी या मैमल का दिमाग समझा जा सकता है कि इन कांटों से बहुत नुकसान पहुंच सकता है। शॉर्ट बीक्ड एकिडना की टांगें बहुत ताकतवर होती है, और अगर इसे कोई खतरा महसूस हो तो ये अपने नाखूनों को जमीन में इतनी मजबूती से गड़ा लेता है कि इसे पलटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एकिडना के मोटे, नुकीले कांटे जानवरों की दुनिया में सबसे मजबूत होते हैं, पर किसी पॉक्यूपाइन के कांटे या किसी टेनरेक या हेजहॉग के घने कांटे भी उतने ही असरदार होते हैं। और तो और ये मासूम एकिडना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं लगता। शिकारी शायद कभी इन पर हमला करते हैं, लेकिन इन पर हमला करने वाले हर जानवर का मुंह बुरी तरह जख्मी हो जाता है, या उससे भी बुरा, उसके जबड़े में फंसे कांटों से संक्रमण हो सकता है। और इस खतरे को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा भूखा होना चाहिए। पौधों ने खुद को बचाने के लिए कांटों का आविष्कार किया था, जानवरों पर कांटे उगने से भी बहुत पहले। कोई दिमाग न होने के बावजूद पौधे भी हमलावरों से अपने बचाव के लिए पेचीदा सुरक्षा प्रणाली अपनाते हैं। कहने का मतलब है खुद को शाकाहारी जीवों से बचाने के लिए। पौधे फूड चेन का आधार हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पौधे खाते हैं, और इसीलिए उन्होंने स्वाद को बुरा बनाने के लिए टैनिन्स, सैपोनिन्स और फिनॉल्स का आविष्कार किया। कुछ पौधों में तो जहर भी होता है, जो उन्हें खाने वालों के लिए घातक साबित हो सकता है।
तो कुछ की सोच के विपरीत पौधे पूरी तरह लाचार नहीं होते। जब पौधों ने सुरक्षा के तरीकों को विकसित किया तो कुछ शाकाहारी जीवों ने मजबूत पेट या जिराफ जैसी सुन्न जीभ विकसित कर ली। बबूल पत्ते और कांटे खाने वाले इन बेहद लंबे जीवों का मनपसंद खाना है। इसलिए इन पेड़ों को शाकाहारियों से बचने के लिए दोहरी रक्षात्मक प्रणाली अपनानी पड़ी। जब कोई जानवर बबूल को काटता है या इसके कुछ पत्तों को खींचता है तो पेड़ कड़वे पदार्थ छोड़ना शुरू कर देता है ताकि उसकी पत्तियां बेस्वाद हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके वो और कम स्वादिष्ट होते जाते हैं, जिससे जिराफ का मुंह पूरी तरह सूख जाता है और उसे खाना खाने के लिए कहीं और जाने पर मजबूर कर देता है। पर जिराफ को बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि घायल बबूल का पेड़ एक खुफिया केमिकल सिग्नल छोड़ता है, जिससे आसपास मौजूद बबूल के बाकी पेड़ों को हमले की सूचना मिल जाती है और इसलिए वो भी विषैले पदार्थ बनाना शुरू कर देते हैं। पौधे नुकसान न पहुंचाने वाले लग सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक पफर फिश भी नुकसान पहुंचाने लायक नहीं लगती, लेकिन अगर कोई इसे निगलने की कोशिश करे तो यह अपने हमलावर के गले में फूल जाती है और उसका दम घोंटकर उसकी जान ले लेती है। इसलिए लगभग कोई भी पफर फिश पर हमला नहीं करता, सिवाय दूसरी पफर फिश के जो अपने इलाके की रक्षा कर रही होती है। खतरा महसूस होने पर यह पानी भरकर खुद को फुला लेती है और फिर से शांत होने पर धीरे धीरे सारा पानी निकाल देती है। शिकार करने वाली कोई भी प्रजाति जिसकी प्रवृत्ति इस खाने के लिए प्रेरित करती है वो लुप्त हो जाएगी, सिवाय उन प्रजातियों के जो इसे खाने से पहले मार सकती हैं और जिस पर टेट्रोडोटॉक्सिन का भी कोई असर न होता हो, क्योंकि हां, पफर फिश जहरीली भी होती हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक एक अनोखा सांप होता है। इसके स्केल्स किसी सैंडपेपर की तरह पकड़ बनाने के लिए बने हैं, तो जब यह खुद को अपने शिकार पर लपेट लेता है तो सबसे चिकनी मछली भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। पानी के ठिकानों के हिसाब से इसके खुद को ढाल लेने से यह बिना किसी हड़बड़ी के अपने शिकार का पीछा कर सकता है। यह बिना सांस लिए पानी में आधे घंटे से ज्यादा समय तक रह सकता है, लेकिन फिर भी इसे अपने शरीर को चलाए रखने के लिए ऊपर सतह पर आकर हवा में सांस लेनी पड़ती है। जब यह चलता है तो इसे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है ताकि इसकी मौजूदगी का पता न चले। बचाव का सबसे अच्छा तरीका है नकल करना, जो शिकार करने का भी सबसे अच्छा तरीका है। यह पानी में तैरती हुई किसी टहनी जैसा दिखता है। आज इस काले मटमैले पानी में इसके पास 2 मछलियां हैं। उनमें से एक पफर फिश है। ये पता लगाने से पहले कि क्या ये इस जहरीली मछली को अपनी जान गंवाए बिना खा सकता है, सांप को पफरफिश के बचाव के पहले तरीके को नाकाम करना होगा। ये मछली फूलकर एक कांटेदार गेंद में बदल जाती है और ये मछली अपनी चोंच का इस्तेमाल करके बहुत जोर से काटती भी है। पफरफिश सबसे खराब शिकार में से एक है। इन्हें पृथ्वी पर मौजूद दूसरा सबसे जहरीला जीव माना जाता है। सबसे ज्यादा जहरीला होता है गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, फिलोबेटिस टेरिबिलिस। एक जानवर की जिंदगी तब कैसी होती है जब कोई उसे छूने तक की हिम्मत नहीं करता। क्या यह इकलौता ऐसा जीव है जिसे किसी से डर नहीं लगता? इस नन्हे पॉइजन डार्ट फ्रॉग के शरीर में इतना जहर होता है कि सिर्फ एक फ्रॉग ही कई लोगों की जान ले सकता है। लेकिन इस फ्रॉग के पास अपना जहर छोड़ने का कोई तरीका नहीं है। ना इसके दांत होते हैं, ना कांटे और ना ही कोई डंक होता है। ये जहर इसकी त्वचा पर होता है। इसकी त्वचा में मौजूद कुछ ग्लैंड्स एक एल्कलॉइड छोड़ती हैं जिससे लकवा मारने जैसा असर होता है, और वो है बेट्राकोटॉक्सिन, ताकि कोई गोल्डन पॉइजन फ्रॉग को खाने की भी न सोचे। बचाव का यह तरीका इतनी अच्छी तरह काम करता है कि एवोल्यूशन ने इस तरह के कई और नन्हे फ्रॉग्स को जन्म दिया। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, जिससे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के कुछ मूल निवासी अपने तीरों को जहरीला बनाते हैं, वो फ्रॉग्स कुछ खास कीड़े खाते हैं जिसकी मदद से वो अपना जानलेवा जहर बनाते हैं। पक्षी और रेप्टाइल्स या कोई भी जीव जो रंगों को देख सकता है, उसने अपने जीन्स बदौलत सीख लिया है कि उसे हर हाल में भड़कीले रंगों वाले किसी भी जीव से दूर रहना होगा। और ये विचार एम्फीबियंस तक ही सीमित नहीं है।
ना ही उन्होंने इसका आविष्कार किया है। तितलियां अपने पंखों को वही फ्रॉग्स वाला संदेश पहुंचाने के लिए बहुत सारे रंगों से ढक लेती हैं। हालांकि तितलियों को पचाया नहीं जा सकता या वो बेस्वाद होती हैं। ये विचार लाखों साल पुराना है। नजरों में आने से बचने के बजाय ये उसका उल्टा करती हैं। ये अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि वो खतरनाक हैं। ये तरीका इतना असरदार है कि कई प्रजातियों ने अपना भेष ऐसा बना लिया है जो वो हैं ही नहीं, ताकि शिकारियों को डरा सके। हालांकि वो धोखा देती हैं। कई तितलियों के लार्वे भी इसी तरकीब को अपनाते हैं। ये इतने नर्म और इतने धीमे होते हैं कि इनके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है शिकारी को अपने रंग रूप से डराना। लेकिन ओल्ड वर्ल्ड स्वॉलो टेल का कैटरपिलर इस रणनीति को एक नए मुकाम पर ले गया है। यह न सिर्फ दिखता अजीब है, बल्कि यह खुलकर अपना बचाव भी करता है। जब इस पर हमला होता है तो यह नारंगी रंग के दो सींग दिखाता है, जिनमें से एक अजीब और तेज गंध आती है, जिससे मैंटिस भी सोच में पड़ जाते हैं और ये बच निकलता है। हालांकि ये कैटरपिलर सिर्फ धोखा दे रहा है। इस सांप की तरह जो अपने सर को किसी वाइपर की तरह दिखाने की कोशिश करता है। जब कोई बहुत पास आ जाता है तो ये अपनी खोपड़ी को फैला लेता है। अगर कोई जानवर नुकसान पहुंचाने वाला ना हो तब भी इस सांप को नहीं पता कि ये टर्टल इसे खाना चाहता है या नहीं, पर फिर भी ये वाटर स्नेक अपने सर को तिकोना बनाकर वाइपर जैसा दिखने की कोशिश करता है और ये इस काम को बहुत अच्छी तरह करता है। इसके बचाव का तरीका है वाइपर का भेष धरना, जिससे ये किसी भी घुसपैठियों को काटने की धमकी देकर पूरा करता है। ये अपने सर से हमला करता है और पीछे हट जाता है जैसे ये जहरीला हो। लेकिन टर्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सांपों से डर नहीं लगता। लाखों सालों में किसी सांप ने किसी कछुए पर हमला नहीं किया और सांप के दांत इसके खोल को भी नहीं भेद सकते। लेकिन फ्रॉग्स की खाल बहुत नर्म और टांगे लाजवाब होती हैं। और सांप और टर्टल्स जिसकी तलाश में यहां आए हैं वो है फ्रॉग्स। पर ये फ्रॉग्स इनसे कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं। इन रेप्टाइल्स के लिए इन फुर्तीले एम्फीबियंस को पकड़ पाना नामुमकिन है। आइबेरियन वाटर फ्रॉग्स खुद को बचाने के लिए मामूली सी संदिग्ध गतिविधि होने पर वहां से भाग निकलते हैं। जब तक कोई शिकारी इनका पीछा करके इन्हें अचानक नहीं पकड़ लेता, इन्हें पकड़ने का कोई और तरीका नहीं है। जो चीज फ्रॉग्स को सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है वो है उनकी आंखें। इनकी आंखें अपने आसपास 3 मीटर के दायरे में होने वाली हर गतिविधि को देख सकती हैं और इनकी बड़ी बड़ी पुतलियां दिन और रात दोनों में देख सकती हैं। हालांकि इन्हें साफ नजर नहीं आता। इनका दिमाग ऐसी किसी चीज का पता नहीं लगा सकता जिसमें कोई हलचल ना हो, इसलिए वो हर चीज का आकलन करते हैं और अपने आकार और रफ्तार के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कोई छोटा और तेजी से चलने वाला जीव खाना समझा जाएगा, वहीं कुछ बड़ा जो पास आ रहा हो एक खतरा है जिससे उन्हें दूर भागना है। यूरोपियन फायर बेलीड टोड की पुतलियां बहुत छोटी होती हैं और इसे छलांग लगाना भी नहीं आता, पर इसे जरूरत भी नहीं है। असल में ये एक फ्रॉग है, पर देखने में ये कोई टोड ज्यादा लगता है। कह सकते हैं कि ये एम्फीबियंस की बिना पूंछ वाली प्रजाति है जिन्हें साधारण से नाम देना आसान नहीं है। ये है यूरोपियन फायर बेलीड टोड या बोम्बिना बोम्बिना, और इसके बचाव का तरीका है नकल करना। इसका रंग और इसकी खुरदरी त्वचा सबसे बढ़िया भेष है। आइबेरियन वाटर फ्रॉग से अलग जब यह प्रजाति डर जाती है तो ये और जम जाती है, डर से बेजान हो जाती है और उससे ये नजर नहीं आते। वाटर स्नेक इसका पता नहीं लगा सकता।
और ये फ्रॉग के ऊपर से बिना ये समझे निकल सकता है कि इसने मौका गंवा दिया है। पर यूरोपियन फायर बेली टोड्स की आदतें असली टोड्स जैसी होती हैं और कभी कभी वो पानी से थोड़ा दूर चले जाते हैं। अगर उनमें से किसी का सामना इस सांप से जमीन पर हो गया तो ये सांप उसे खाने लायक चीज की तरह आसानी से पहचान लेगा और फिर इस मुठभेड़ का नतीजा कुछ और ही होगा। आमने सामने आने पर जब फ्रॉग को एहसास होता है कि सांप ने उसे देख लिया है तो बचाव के लिए ये रंगों वाली तरकीब इस्तेमाल करता है। अलग नजर आने वाला चटक नारंगी और काला रंग जो सांप को डरा देता है। फ्रॉग डरावने रंग दिखाता है। सभी जानवरों के जीन्स में ये जानकारी समाई हुई है कि काले या सफेद रंगों के साथ चटक रंगों का होना खतरे की निशानी है। ये नन्हा यूरोपियन फायर बेली टोड गोल्डन पॉइजन फ्रॉग वाली तरकीब अपनाता है, मगर यह जहरीला नहीं है। ये सिर्फ धोखा दे रहा है, पर इस तरकीब ने एक से ज्यादा बार इसकी जान बचाई है।